हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज कक्षा 11 का सरल रेखा का जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, उसका एक्सरसाइज 10.3 कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको रेखा का व्यापक समीकरण और उसके विभिन्न रूपों के बारे में पहले बताएंगे कि जो रेखा का व्यापक समीकरण है उसको हम किन किन रूपों में बदल सकते हैं। ठीक है, और यहां पर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी ज्ञात करवाई जाएगी। इस एक्सरसाइज में बहुत ढेर सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। किसी भी दिए गए बिंदु से किसी रेखा पर लंब कैसे डाला जाता है, मानी लंबिक दूरी, किसी दिए गए बिंदु से रेखा की लंबिक दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, और कुछ डिफरेंट टाइप के काफी क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और इससे पहले वाले एक वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 10.2 कवर करवाया है। वहां पर भी सारे प्रश्नों को एक एक करके हमने प्रश्न कंप्लीट करवाए। अब तक उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है और पूरा लेसन अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आई बटन दबा के उस वीडियो पे जाएं, और या डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके उस वीडियो को आप कवर कर लें ताकि आपकी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना रह जाए। और आज स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्न। तो स्टार्ट करने से पहले वही अपील कि भाई अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दें और एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए, रेखा का व्यापक समीकरण किसको कहते हैं पहले आपको यह समझना है, और इसके बाद उस व्यापक समीकरण को किन किन रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं तो देखते हैं। यहां पर रेखा का व्यापक समीकरण आपको कुछ इस प्रकार समझना है कि अगर a, b व c कोई तीन अचर हम ले लें, क्या ले लें? अचर, तो इनको कुछ इस प्रकार संबंध इनका आपस में बैठा सकते हैं। ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0। ये आपका जो इक्वेशन दिख रहा है ये रेखा का व्यापक समीकरण कहलाता है। शर्त ये भी साथ में है कि a का मान और b का मान ये दोनों 0 नहीं होना चाहिए, ये भी शर्त साथ में याद रखनी है। तो a और b अगर 0 नहीं है तब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये इक्वेशन जो दिख रहा है ये रेखा का व्यापक समीकरण कहलाता है। और इसके विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? पहले नंबर 1 प्रवणता अंतःखंड रूप, प्रवणता अंतःखंड रूप। हालांकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट जो करवाया है उसमें आपको बताया है कि रेखा के किन किन रूपों की समीकरण होते हैं, रेखा के समीकरण किन किन रूपों में होते हैं। पहला समीकरण हमने बताया प्रवणता अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, वो क्या बताया था आपको याद होगा, y बराबर mx प्लस सी। अगर कोई रेखा प्रवणता और अंतःखंड के रूप में लिखी जाती है, अंतःखंड मानी बाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, और प्रवणता मानी रेखा का धन अक्ष से ढाल जो होता है वो प्रवणता कहलाती है। तो अगर ढाल और अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब रेखा को हमें कन्वर्ट करना है y बराबर mx प्लस सी के रूप में। तो यहां से देखो y बराबर mx प्लस सी के रूप में अगर बदलना है तो हम by को यहां रखेंगे और इसको हम देखो माइनस का लिख दें ax और माइनस का लिख दें c। और अगर y बराबर हमें कन्वर्ट करना है तो b का हम भाग करेंगे, देखो ax अपॉन में b लिख दें प्लस माइनस में c अपॉन में b लिख दें। तो ये देखो हमारी कन्वर्ट हो गई, कहां से? देखो y बराबर mx प्लस सी इस फॉर्म में हो गया। तो बताओ यहां से अगर हम इसकी तुलना कर दें, तुलना करने पर तो बताओ m बराबर कितना आएगा? m बराबर माइनस a बटे b। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? ये क्या है? ये रेखा की प्रवणता है। और c बराबर क्या है? देखो c बराबर है माइनस c बटी में b, मानी ये है वास्तव में बाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। c को आप जनरली आप c समझेंगे, ठीक है। और ये आपको लिखना है, देखो प्रवणता क्या लिखोगे? देखो ध्यान दें, इससे हिसाब से देखो, इसी के हिसाब से देखो, माइनस a मानी क्या है? देखो a मानी है x का गुणांक, कितना है? x का गुणांक, ठीक है। और अपॉन में b क्या है? b है देखो y का गुणांक, ठीक। तो प्रवणता निकालने का सूत्र होता है माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। अगर किसी भी रेखा को, मतलब जिस रेखा का व्यापक समीकरण हमें ज्ञात होता है, उसको अगर हमें प्रवणता अंतःखंड रूप में बदलना है
तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहला काम y को एक साइड रखें, बाकी दोनों पदों को एक साइड कन्वर्ट कर दें, ठीक है, पक्षांतर कर दें, और फिर y का मान निकालें। तो अगर यहां पर कोई संख्या गुणा में है तो क्या करोगे, इधर पक्षांतर के लिए भाग करोगे। तो यहां पर हमने देखो b का भाग, दोनों पक्षों में b का भाग कर दिया, और अब हमारा ये रूप बन के जो तैयार हो गया वो रूप आपका प्रबलता अंतःखंड रूप कहलाएगा। ठीक, क्लियर बात समझ में आई। देखिए इसका दूसरे और रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे। अब इसका दूसरा रूप क्या होगा, नंबर सेकंड आपको डाल लेना यहां पर, और यहां पर आपको लिखना है अंतःखंड रूप में, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। अंतःखंड रूप में इसको कैसे देखो परिवर्तित करोगे। तो अंतःखंड रूप की भी बात हम आपको पहले से बता चुके हैं, याद है क्या बताया हमने, किसी भी रेखा को अगर अंतःखंड रूप में बदलना होता है तो रेखा का जो अंतःखंड रूप होता है वो होता है x/a प्लस y/b बराबर 1। x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड a कहलाता है, जबकि y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड b कहलाता है। तो इसको देखो यही समीकरण जो हमारा दिया गया है व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसको हमें अंतःखंड रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे, देखिए ax प्लस by आप जहां का तहां रखें और अचर पद केवल हटाएं तो साइड इधर जाएगा माइनस का c हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का c। अब हमने तुम्हें बताया कि अंतःखंड रूप जो होता है वो क्या होता है, x/a प्लस y/b बराबर 1। देखो यही तो होता है। तो आपको यहां बराबर में क्या ले आना है, 1 ले आना है। तो अब हमें 1 ले आने के लिए क्या करना है, शायद आप जानते होंगे कि अगर यहां पर 1 ले आना है तो माइनस c से आपको भाग देना पड़ेगा। तो दे देते हैं भाग, देखो ax और भाग दें काई से, माइनस का c से भाग दें, और प्लस में इसी प्रकार देखो by भाग काई से दें, माइनस c से भाग दें, और तब बराबर में 1 हो जाएगा। और अब वास्तव में एक बात हमने और बताई कि यहां देखो x/a लिखना है, मानी x का गुणांक कितना लिखना है, 1। तो यहां पर x का गुणांक कितना है, a है, तो a को यहां से हटा दें तो कहां ले जाएं, नीचे ले जाएं। देखो कहां, देखो ध्यान दें, x/-c/a, देखो इस तरीके से, ठीक, c अपनी जगह पे है लेकिन a यहां से गुणा में था तो नीचे ले आओगे, कहां पहुंच जाएगा, c के बटे में पहुंच जाएगा। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार देखो प्लस y/-c/b और बराबर में 1। ये देखो हमारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड हो गया, मानी a बराबर, और ये देखो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड हो गया कितना, -c/b, ये y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। तो ये रूप जो बदल के तैयार हो गया इसको क्या कहेंगे हम, अंतःखंड रूप। ठीक है, इसी रेखा के व्यापक समीकरण को एक तीसरे रूप में और बदला जा सकता है। वो कौन सा रूप है, देखो इस पर भी चर्चा करते हैं। वो आपका जो तीसरा रूप है उसको हम कहते हैं लंब रूप में रेखा का समीकरण। ये तीसरा रूप है, इसको कहेंगे लंब रूप। लंब रूप, देखिए लंब रूप में कैसे बदलेंगे, समझिए बात ध्यान से, याद करिए। लंब रूप में हमने रेखा का क्या समीकरण बताया, हमने बताया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। अब आपके पास यहां दो राशियां हैं, एक अल्फा और एक p। अल्फा मानी लंब का धन x एक्सिस झुकाव अल्फा कहलाता है, और लंब का की माप, लंब की माप जो होती है, कहां से लंब डाला जाता है, मूल बिंदु से रेखा की दूरी भी कह सकते हो उसको, या कहें मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप को p कहते हैं। तो यहां पर देखो हम इसको कन्वर्ट करके दिखाएं लंब रूप में, कैसे कन्वर्ट करोगे। यहां पर देखो ax प्लस by और प्लस c बराबर 0, ये आपका रेखा का व्यापक समीकरण है। इसको अगर हमें लंब रूप में बदलना है तो लंब रूप में बदलने के लिए आपको क्या करना है, पहला काम, पहला स्टेप, देखो ध्यान दें, आपको अचर पद राइट हैंड ले जाना है। क्या करना है, जो अचर पद होगा उसको हम राइट हैंड पे ले जाएंगे। प्रोसेस पूरी समझें ध्यान से। इसी प्रकार बिल्कुल सवाल भी करना है आपको। क्या करना है, अचर पद को आपको राइट हैंड पे ले जाना है। फिर इसके बाद क्या करना है, यहां पर अगर माइनस का चिन्ह आता है तो आपको माइनस से पूरे इक्वेशन से भाग कर देना है, मतलब माइनस खत्म कर देना है। ठीक, ये माइनस खत्म करना है, मतलब ये प्लस का हमें निशान रखना है। तो और बाय द वे यदि ये प्लस का हो जाता पहले से, मान के ये चलो कि ये सी आपका माइनस का होता, और यदि ये माइनस का होता तो इधर जाता तो अपने आप प्लस का हो जाता। तो अगर ये प्लस का हो जाए तो आपको फिर माइनस नहीं बनाना है, मतलब फिर गुणा उड़ा नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा प्लस का होना चाहिए। अगर नहीं है, माइनस का है, तो माइनस से हम गुणा कर देंगे। तो चलिए यहां कर देते हैं, देखो माइनस का ax माइनस का by और बराबर में c, देखो प्लस का c हो गया। अब क्या करना है, तीसरे स्टेप पे, हमने पहला स्टेप बताया, आपको क्या करना है, अचर पद को दाएं
साइड पे ले जाना है, और फिर अगर अचर पद ऋणात्मक है तो ऋण संख्या का पूरे में गुणा कर देना है। तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपको करना है अंडर रूट एक्स का गुणांक है देखो -a, इसका वर्ग कर दें, और प्लस y का गुणांक है कितना -b, और इसका भी वर्ग कर दें। तो आपको निश्चित रूप से यहां पर आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है। तो ये जो राशि मिली, इस राशि का दोनों पक्षों में आपको भाग दे देना है। क्या करना है, इसका दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो यदि हम भाग दे देंगे तो निश्चित रूप से ये समीकरण आपका लंब रूप में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, माइनस में a और भाग करना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इनटू में x, ये अपना ज्यों का त्यों। फिर देखो माइनस, और ये b का मान b लिखा रहने, और बाई और अपॉन में भाग करना है काय से, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से भाग करना है, और बराबर इसी प्रकार यहां c बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो भाई यहां तक क्लियर। तो ये जो इक्वेशन बदल के तैयार हो गया, ये वास्तव में रेखा का लंब रूप में समीकरण तैयार हो गया। देखो लंब रूप में होता क्या है वास्तव में समीकरण, लंब रूप में रेखा का समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, और बराबर में कितना p। ठीक, अगर इससे तुलना कर दें हम, ध्यान से समझें, तुलना करने पर, अगर यहां पर अगर इसकी तुलना कर दें तो तुलना करने पर हमें देखो क्या क्या मिल जाएगा, समझे बात ध्यान से। देखो यहां x का गुणांक है -a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पर x का गुणांक है cos अल्फा। तो जब तुलना करेंगे तो ये cos अल्फा का मान मिल जाएगा, cos अल्फा बराबर माइनस में a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये cos अल्फा का मान मिल जाएगा। और यहां से देखिए y का गुणांक कितना है, sin अल्फा, तब sin अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, sin अल्फा बराबर माइनस में b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर। जबकि p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये देखिए p क्या होता है, हमने आपको अभी बताया कि p मानी होता है रेखा का मूल बिंदु से लंबिक दूरी, मूल बिंदु से रेखा की लंबिक दूरी या लंब की माप, एक ही बात है। और अल्फा कैसे ज्ञात करोगे, यदि हम साइन अल्फा में cos अल्फा का भाग करें तो निश्चित रूप से हमें मिलेगा tan अल्फा, मिलेगा ना। तो चलिए साइन अल्फा देखो कितना है, माइनस में b, अगर हम सीधा सीधा देखो ध्यान दें, अगर भाग करेंगे तो ये देखो बटे वाला पूरा कट जाएगा, और माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो ऊपर आपका बचेगा कितना b, और नीचे a, मानी tan अल्फा बराबर हो जाएगा b अपॉन a। यदि हमें अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स b अपॉन a। अल्फा मानी क्या होता है, लंब का धन x अक्ष से झुकाव, लंब का धन x अक्ष से झुकाव निकल आया, और लंब की माप ये निकल आई। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर देखो हमने बताया कि कोई भी रेखा का जो व्यापक समीकरण होता है उसको हम 3 रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। जिस रूप में प्रश्न पूछे हम उस रूप में परिवर्तित कर देंगे, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ करेंगे। रेखा का जो व्यापक समीकरण प्रश्न में देगा उसको हमें अगर ये कहेगा कि लंब रूप में बदलिए तो आपको ये वाली प्रोसेस करनी है। अगर ये कहे अंतःखंड रूप में बदलिए तो आपको वही हमने बताया x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1 के फॉर्म में बदलना है। और यदि वो ये कहता है कि उसको प्रवणता अंतःखंड रूप में बदलिए तो उसको y बराबर mx प्लस c के रूप में बदलना है। क्लियर। तो ये आपके 3 रूपों में बदलने को आ सकता है प्रश्न। ठीक, बिल्कुल ठीक, यही सिमिलर तरीके से प्रश्न आएगा। क्लियर। चलिए और नेक्स्ट बात समझते हैं। देखिए 2 रेखाओं के मध्य का कोण कैसे ज्ञात करते हैं, 2 रेखाओं के बीच का कोण। जैसे हमें 2 रेखाएं ज्ञात हों, जैसे रेखा नंबर 1 हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, रेखा नंबर 1। और एक दूसरी रेखा है उसको हम लिख लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये है रेखा नंबर 2। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए हम यहां पर एक रफ चित्र बना के आपको दिखा दें। ये आपकी पहली वाली रेखा, इसको हम लिख दें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और ये आपकी एक दूसरी रेखा है, इसका नाम कुछ इस प्रकार है, देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ये देखो है थीटा, इसको मान लेते हैं। तो ये कोण हमें कैसे ज्ञात करना है इसके बारे में समझें।
देखो सबसे पहला काम क्या करना होता है, अगर दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है तो सबसे पहला काम रेखा नंबर 1 की हमें प्रवणता ज्ञात करनी होगी। देखिए रेखा 1 की प्रवणता आपको अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई है। रेखा 1 की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, हमने आपको बताया कि किसी भी रेखा का जो व्यापक समीकरण होता है उसकी प्रवणता ज्ञात करने के लिए अभी हमने आपको सूत्र बताया है माइनस, क्या बताया, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, अभी बताया हमने। तो देखो रेखा 1 की प्रवणता निकालेंगे, अगर इस प्रवणता को हम m1 से डिनोट कर दें तो m1 बराबर माइनस एक्स का गुणांक, देखिए x का गुणांक कितना है a1 और अपॉन में y का गुणांक कितना है b1, तो भैया इस रेखा 1 की प्रवणता देखो ये इतनी हो गई। ठीक है, इसी प्रकार रेखा नंबर 2 की प्रवणता निकालें। रेखा 2 की प्रवणता, इस रेखा 2 की प्रवणता को हम m2 से डिनोट करेंगे और इसको भी वही सूत्र माइनस एक्स का गुणांक, x का गुणांक है a2 अपॉन में y का गुणांक और y का गुणांक कितना है b2। ठीक है, आपको वहां पर प्रश्न दिया जाएगा, उसमें भी आपको इसी प्रकार से जैसे दिया जाए 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक, तो ये जनरल फॉर्म हो गया। अब आपको क्या करना है, रेखा नंबर 1 की प्रवणता निकालनी है तो बस वही फॉर्म सूत्र लगाना है, माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक। कोई दूसरी रेखा दी जाएगी और उसकी भी प्रवणता निकालनी है तो वही सूत्र लगाना है, माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक। तो ये हमारी दोनों रेखाओं की प्रवणताएं m1 और m2 ज्ञात हो जाएंगी। फिर इसके बाद में इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण यदि थीटा है तो आपको सूत्र अप्लाई करना है, टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। देखिए यहां पर आप मॉड का निशान इस तरीके से लगा दें, क्यों, क्योंकि इसका ऑल ओवर जो भी सॉल्यूशन निकलेगा यदि वो माइनस में निकलता है तो आपको माइनस नहीं लिखना है, प्लस में लिखना, क्योंकि कोण ऋणात्मक नहीं लिखा जाता है, आपको प्लस में लिखना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए सूत्र मिल गया ना, पक्का। अब आपको देखो एक और बात समझ ली, अगर यहां पर समझ लो, नंबर 1 हम यहां पर एक पॉइंट बना लेते हैं, ये दोनों रेखाएं हो सकता है समांतर हों, जैसे ये और ये दोनों रेखाएं कैसी दिख रही हैं, समांतर। यदि ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो इसका मतलब इनके बीच का कोण 0 होता है, सीधा सीधा काम है ना। और यदि कोण बीच का 0 होता है इसका मतलब आपको क्या लिखना है, थीटा बराबर 0। देखो यहां पर थीटा का मान क्या लिख दें, 0 लिख दें, और यदि थीटा का मान 0 लिख दें तो निश्चित रूप से क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये 0 हो जाएगा और m1 माइनस m2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, या हम इसको कह सकते हैं m1 बराबर m2। देखिए यहां लिख दें, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, समांतर होने का प्रतिबंध, दोनों रेखाओं के समांतर होने का क्या प्रतिबंध है, m1 बराबर m2। देखिए कैसे निकाला, अभी आपको देखो प्रूव करके दिखा दिया हमने, क्या कि यदि दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो थीटा बराबर कितना होगा, 0, तो tan 0 का मान 0 होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करोगे देखो इसका इसमें गुणा 0 का तो 0 हो जाएगा और m1 माइनस m2 बराबर 0 हो जाएगा, तब m1 बराबर कितना होगा, m2। ठीक है, देखिए सेकेंड पॉइंट आप नोट करें, यदि दोनों रेखाएं लंबवत हों, देखो ध्यान दें, दोनों रेखाएं लंबवत हों तो उसका क्या प्रतिबंध है, दोनों रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध, ऐसे लिख दें, होने का प्रतिबंध। देखो ध्यान दें, एक रेखा जैसे मान लो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दोनों रेखाएं परस्पर 90 हैं तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो थीटा बराबर कितना, 90 अंश। इसी सूत्र में देखो यहां पर अगर हम थीटा का मान 90 रख दें तो कुछ इस प्रकार से देखो बनेगा कितना, tan थीटा का मान 90 रख दें, बराबर का निशान लगाएं और यहां लिख दें m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो आपको पता होगा tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो आपको लिखना है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/0 और बराबर में m1 माइनस में m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1 का गुणा इसमें हो जाएगा, ये यहां पर ही बिल्कुल एकदम सीधा सीधा लिख देते हैं 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर 0, या कह सकते हैं m1 इंटू m2 बराबर -1। याद रखना है कि दोनों रेखाएं
परस्पर लंबवत होती हैं यदि m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है, मतलब दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल ऋण 1 होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। क्लियर इतनी बात? देखिए अब आपको पढ़ना है, दी गई रेखा, जैसे कोई रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ये हमें ज्ञात हो और इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो या इस रेखा के लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो, तो कैसे करना है देखो समझें। रेखा हमें दी गई है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। दी गई रेखा यहां लिख लें, रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण पहले आपको नोट करना है, समांतर रेखा का समीकरण। याद रखें, किसी भी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण अगर हमें ज्ञात करना है तो कुछ नहीं बल्कि हमें केवल अचर पद हटा देना है, कुछ नहीं करना है हमें, ना रेखा में कुछ बदलना है ना कुछ करना, मतलब x वाला पद ज्यों का त्यों, y वाला पद ज्यों का त्यों, केवल अचर पद वाला हटाएं, अचर पद को हटाएंगे और बराबर कोई अचर राशि लैम्डा रख देंगे। ठीक, लैम्डा म्यू कुछ भी आप रख सकते हो, ए बी सी कुछ भी, यहां पर ये कोई अचर राशि है और इस अचर राशि का मान ज्ञात करने के लिए प्रश्न में शर्त दी जाएगी कि ये रेखा कहां से जा रही है, जहां से जा रही है वहां से उसको संतुष्ट कराओगे, बस लैम्डा का मान ज्ञात हो जाएगा। बस लैम्डा का मान ज्ञात करके हम यहां रख देंगे तो ये मानो कि इस रेखा के ये समांतर रेखा का समीकरण हमारा ज्ञात हो जाएगा। ठीक, लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए प्रश्न में जो शर्त दी जाएगी उस शर्त के मुताबिक हम यहां पर लैम्डा का मान कैलकुलेट कर लेंगे और इसके बाद इस रेखा के समीकरण में आपको रख देना है, तो दी गई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। ये देखिए आपका समांतर रेखा के बारे में। इसके बाद रेखा जो दी गई है उस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। रेखा है हमारे पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण। ठीक, इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण, लंब रेखा का समीकरण। देखिए लंब रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, आपको इसके लिए थोड़ा बदलाव करना है। याद रखिए कि किसी भी रेखा पर लंब रेखा, जैसे हम चित्र से बताएं, जैसे मान लो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये तो हमारी दी गई रेखा है और इस रेखा पर अगर हमें कोई ऐसी लंबवत रेखा खींचनी है 90 अंश का कोण बनाती हुई जा रही हो, तो इस रेखा को क्या कहेंगे हम, लंब रेखा कहेंगे। और इस लंब रेखा का समीकरण अगर ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए क्या करना है, आपको करना है x और y देखो नहीं बदलनी है, ये तो ज्यों की त्यों रखनी है, लेकिन गुणांक इनके बदलना है। देखो ये y का गुणांक x के साथ में लिख दें और x का गुणांक ये y के साथ में लिख दें और बीच का साइन भी बदलना है, प्लस है तो क्या करना है, माइनस करना है। तो याद रखिए किसी भी रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर लंब रेखा का समीकरण क्या लिखोगे, bx माइनस ay बराबर लैम्डा, ये अचर राशि। फिर बिल्कुल वही शर्त जो प्रश्न में दी जाएगी उसको हम यहां पर अप्लाई करेंगे और उसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये लैम्डा का मान ज्ञात हो जाएगा। बस लैम्डा का मान यहां रख देंगे तो ये आपकी लंब रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ज्यादा अच्छी बात प्रश्न में जब हम हल करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा कि लैम्डा का मान कहां से हम हल करेंगे। हम थोड़ी सी यहां से आपको थोड़ी सी बात बताएंगे। वैसे मोस्टली सवालों में यही होगा कि ये लंब रेखा बिंदु जिस बिंदु से जाएगी, जैसे मान लो 3,4 से जाएगी, तो यहां पर x का मान 3 और y का मान 4 आपको रख देना है और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तब लैम्डा का मान ज्ञात हो जाएगा और बस जो लैम्डा का मान आएगा वो यहां रख देंगे तो आपका लंब रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, बाय द वे किसी और भी शर्त के हिसाब से लैम्डा का मान ज्ञात किया जा सकता है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा आएगा उस हिसाब से आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने दो बातें बताई, किसी भी रेखा का जो आपका व्यापक समीकरण है उस व्यापक समीकरण के समांतर रेखा का समीकरण अगर ज्ञात करना है तो बस समांतर रेखा के समीकरण को ज्ञात करने के लिए x और y वाले पदों को ज्यों का त्यों लिखना है, अचर पद हटाना है, बराबर में लैम्डा लिखना है। ठीक, और अगर हमें इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो बस x और y के ये गुणांक बदलना है, बीच का निशान भी बदलना है और बराबर लैम्डा लिखना है। ठीक, इतना क्लियर। देखिए कुछ और नई बात, देखिए दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, देखिए दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। एक कोई रेखा है मान लो ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 और एक दूसरी रेखा है वो आपकी इस प्रकार है ax
प्लस बी वाई प्लस C2 बराबर 0। देखो ये दोनों रेखाएं आपको याद रखना है, कभी भी दो रेखाएं समांतर अगर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं समान होती हैं, आपको पता है। लेकिन एक बात, अगर ओरल तरीका से हम केवल प्रश्न को देख के ये जान लें कि ये वास्तव में समांतर हैं या नहीं, प्रवणता ना निकालें, तो अभी हम पहचान कर सकते हैं। कैसे? यहां पर देखो, अगर ये रेखा ax प्लस बी वाई लिखी है और ये भी रेखा देखो उसी फॉर्म में लिखी है ax प्लस बी वाई, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां से x के गुणांक और y के गुणांक का जो अनुपात है वही देखो यहां x के गुणांक और y के गुणांक का अनुपात है ना। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। देखो यहां हम चित्र बना के आपको बताएं, ये x अक्ष और ये y अक्ष, एक रेखा कोई इस प्रकार हम यहां बना दें, एक रेखा कोई इस प्रकार यहां बना दें, ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं? समांतर हैं। अगर ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इन रेखाओं को आगे अथवा पीछे कहीं भी बढ़ा दें, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान होगी। देखो यहां या यहां या यहां कहीं भी देखो, ठीक है ना। तो अब इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे उस पर आपको यहां पर चर्चा करनी है। यह देखिए, एक बात आपको और थोड़ी पहले वाली बात बताएं कि अगर किसी भी रेखा पर, अभी हमने आपको बताया कि रेखा पर किसी दिए गए बिंदु से लंबिक दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? रेखा को बिंदु से संतुष्ट कराएं बटे अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। एक बात और, जैसे मान लें कि मूल बिंदु से लंब डालें 0,0 से और रेखा हमारी ये दी जाए ax प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0, इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप पूछी जाए तो कैसे ज्ञात करोगे? वही काम बिल्कुल करना है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप d बराबर कैसे ज्ञात करोगे? देखो मूल बिंदु से संतुष्ट कराना होगा, मतलब x का मान 0 यहां लिख दें, ये पूरा 0 हो जाएगा, y का मान 0 यहां लिखेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, तब क्या बचेगा? तब बचेगा c बटे अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। ये क्या है? ये भी वास्तव में एक फॉर्मूला है। ये काहे का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है किसी भी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप। ठीक, सूत्र तो वही है, केवल थोड़ा सा कन्वर्जन ये हो गया कि आपको ये दोनों 0 देखो मिले। वहां पर हम क्या करते थे? ax1 प्लस बी वाई वन प्लस c बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि यहां पर देखो जब x का मान 0 लिखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, y का मान 0 लिखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो केवल अचर पद मानी c बटे अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। तो अब यहां पर देखो ये मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप है। तो अब आपको देखो एक काम करना है, क्या? ये यहां पर देखो मूल बिंदु है और ये रेखा नंबर 1 मान लो, ये रेखा नंबर 2 मान लो। ठीक, तो पहली वाली रेखा पर मूल बिंदु से लंब डाला जाए तो देखो इतना, यहां से देखिए लंब डालें इस प्रकार, ये देखो लंब डल गया ये इतना। ठीक, और इसका नाम कुछ इस प्रकार डाल दें, यहां पर बिंदु कोई डाल दें, मान लो P डाल दो। ठीक है, तो OP दूरी आपकी रेखा 1 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप को कैसे लिखोगे? OP से। ठीक, या हम D1 लिख दें, OP बराबर क्या लिखते हैं? D1। तो आपको लिखना है रेखा 1 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप। लंब की माप को हमने काय से बताया आपको? काय से लिख लें? D1 से लिख लें। ठीक है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप D1 बराबर, अभी हमने आपको बताया कैसे मूल बिंदु से इस रेखा को संतुष्ट करें। तो देखो x का मान 0 हो जाएगा, यहां संतुष्ट करने का मतलब x का मान 0 लिख दे, y का मान 0 लिख दे, दोनों पद शून्य हो जाएंगे, तब क्या बचेगा? ये बचेगा c1 बटे अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग मानी a स्क्वायर प्लस y का गुणांक है b, तो यहां लिख दे b का स्क्वायर। ठीक है, मूल बिंदु से इस रेखा पर, पहली वाली रेखा पर, मतलब OP की माप हमारी समझो ज्ञात हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है? रेखा 2 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप हमें ज्ञात करनी है। और इस लंब को देखो ध्यान दें, यहां से मूल बिंदु से इस रेखा पर देखो लंब डालें तो यहां से यहां तक यही दूरी होगी, ये दूरी यहां से यहां तक, मान लें थोड़ी देर के लिए इसको Q डाल दें तो ये OQ की माप हो जाएगी। OQ डाली गई लंब की माप को क्या लिख दें? OQ, या इसको हम D2 से डिनोट कर दें। कैसे? D2। तो D2 बराबर कैसे निकालोगे? वही बिल्कुल सूत्र,
आपको क्या करना है, मूल बिंदु से लंब डालना है, तो मूल बिंदु से संतुष्ट कराएं, इसको 0 लिख दें, इसको 0 लिख दें, तब क्या बचेगा, तब बचेगा C2 बटे अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग मानी a का वर्ग प्लस y का गुणांक b मानी b का वर्ग। क्लियर। अब हमें देखो दोनों के बीच की दूरी कितनी बचेगी, वहां PQ, देखो ध्यान दें, इस दूरी में से अगर इस दूरी को घटा दें तब हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, PQ। और यदि इस दूरी को हम d से डिनोट कर दें तो PQ बराबर या हम ये कहें d बराबर, ठीक, d बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, क्या करना है, आपको करना है d1 में से d2 को घटाना, d1 माइनस d2, ठीक, बराबर d1 की वैल्यू कितनी है, C1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसमें से घटाना है कितना, C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो क्लियर। या कुछ इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, देखिए चूंकि ये दूरी निकल के आई है और दूरी निकलने की वजह से हम इसको ये कह सकते हैं कि यदि ये दूरी ऋणात्मक आती है तो उसको भी हमें धनात्मक ही मानना होता है, तो इसलिए इसको हम मॉड में ऐसे बंद कर दें। ठीक, तो याद रखना है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर हमसे पूछी जाए तो आप सीधा इस फॉर्मूले में मान रख दें, आपका काम हो जाएगा। कैसे, ये क्या है C1, C1 मानी रेखा नंबर 1 का जो अचर पद है वो है C1, C2 मानी रेखा नंबर 2 का जो अचर पद है वो है C2, और अपॉन में आपको याद रखना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मानी x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न आने वाले हैं उनकी सारी बिल्कुल एकदम कथा आपकी समझो हो चुकी, पूरी कथा खत्म। यदि आपने ये इतना सब कुछ कंप्लीट कर लिया तो अब ये मानिए क्वेश्चन बिल्कुल एकदम आसान, बिल्कुल हलवा, कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, है ना। और फिर भी वही पुरानी बात, अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो भैया एक बार लाइक जरूर कर दें और देखते हैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला, यहां पर आपसे पूछा गया है कि इन समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में बदलना है और उनकी ढाल भी बताना है और बाई अक्ष का जो अंतःखंड है वो भी आपको ज्ञात करना है। तो आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान सा काम लग रहा होगा। अभी हमने आपको एक जो रेखा का जनरल समीकरण है, व्यापक समीकरण दिया गया था, उसको हमने बदल के बताया था कि आपको अंतःखंड रूप में कैसे बदलना है, अंतःखंड नहीं, यहां पर प्रवणता अंतःखंड रूप में कैसे बदलना है। तो प्रवणता अंतःखंड रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, रेखा को y बराबर mx प्लस c के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो ये है आपका पहला प्रश्न, यहां पर x प्लस 7y बराबर 0 लिखा है, हमें लिखना है y बराबर mx प्लस c के रूप में, तो हमें यहां केवल y वाला पद यहां रखना है और बाकी इधर ले जाना है, तो माइनस का x हो जाएगा। यहां देखो अचर पद आपका कितना है, 0, तो अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर माइनस में 1/7x और ये आपका 0 का 0 रहेगा। ठीक है, ये आपका प्रवणता अंतःखंड रूप में बदल गया, एकदम बदल गया। ठीक, इसको अगर हम y बराबर mx प्लस c से तुलना कर दें, तुलना क्यों कर रहे, हमसे सवाल में कहा गया है इसका ढाल बताइए, मानी उसकी प्रवणता बताइए, और y अंतःखंड भी आपको बताना है। तो y वाला अंतःखंड ये कितना है, देखो c बराबर 0, m बराबर, अगर इसकी तुलना कर दें, तुलना करने पर तो यहां पर देखो m की वैल्यू तो निकल आएगी -1/7 और c बराबर 0। यही दोनों चीजें हमसे पूछी गई थी, ढाल और y अंतःखंड। क्लियर, देखो बिल्कुल सेम यही काम है b वाले पार्ट में। देखो b वाला पार्ट क्या है, 6x प्लस का 3y माइनस का 5 बराबर 0, इसको भी हमें प्रवणता रूप में बदलना है। तो बस y वाला पद यहां रखेंगे और माइनस का हो जाएगा 6x और माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप यहां से 3 का भाग कर दें तो y बराबर हो जाएगा -3 का भाग करेंगे 3 दूनी 6, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और प्लस में 5 बटे में क्या लिखोगे 3। ये आपका बदल गया काय में, प्रवणता अंतःखंड रूप में। और यहां से अगर हम y बराबर mx प्लस c से तुलना कर दें, से तुलना करने पर तो कर दें तुलना अगर, तो m का मान कितना हो जाएगा, m बराबर -2 और c बराबर कितना हो जाएगा 5/3। तो ये देखो ढाल निकल आई और ये आपका y अंतःखंड निकल आया। ठीक, क्लियर। ये c वाला देखो बिल्कुल आसान है,
क्या करोगे, यहां पर लिखा है y बराबर 0, तो लिख देते हैं इसको कन्वर्ट करके 0x प्लस सी, ऐसे लिख दें, सी का मान भी 0 लिख दें। ठीक है, तो m बराबर अगर हम तुलना करें mx प्लस सी से, y बराबर mx प्लस सी से तुलना कर दें तो देखो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तुलना करने पर m का मान कितना होगा 0, और c का मान भी आपका 0 हो जाएगा, c बराबर 0, मतलब इसका ढाल भी 0 है और y अंतःखंड भी 0 है। क्लियर, सिंपल सी बात है। जिसमें आपसे सवाल पूछा जाए, इक्वेशन आपका जनरल दिया जाएगा और अगर आपसे ये कहे कि प्रवर्तांतःखंड रूप में बदलिए तो आप प्रवर्तांतःखंड रूप में बदल दें, और अगर आपसे कहे कि केवल ये कहे अंतःखंड रूप में बदलिए तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण x बटे a प्लस y बटे b बराबर है। ठीक है ना, और अगर लंब रूप में बदलवाए तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p के फॉर्म में बदलना होता है। तो याद करिए हमने क्या बताया, हमने बताया कि आपको क्या करना है, अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग, और इसका दोनों पक्षों में भाग कर देना है, बस अंतःखंड रूप में बदल जाएगा। अभी आपको जो भी प्रश्न मिलेगा सारे प्रश्न करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में जो आपके इक्वेशन दिए गए हैं उनको हमें अंतःखंड रूप में बदलना है, मानी x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1, इस फॉर्म में बदलना है। कैसे बदलेंगे, देखो समझो पहले इक्वेशन नंबर ए वाले पार्ट में जो दिया गया है वो इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर में 0। इसको ऐसे लिखें, देखो 3x प्लस 2y और ये माइनस का जो 12 है राइट हैंड ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा 12, और फिर इसके बाद देखो 12 से दोनों पक्षों में डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इक्वल टू में 1। देखो यहां से 3 से इसको डिवाइड करोगे 4 बार और 2 से इसको डिवाइड करोगे 6 बार, तो ये हमारा बन के, ये आपका इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 बराबर में 1। ठीक है, ये आपका जो फॉर्म बन गया ये आपका अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण हो गया। अगर हम यहां पर अंतःखंडों की माप निकालनी चाहें तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 से इसकी तुलना कर दें और बस a और b के मान हमारे ज्ञात हो जाएंगे। तुलना करने पर कर दें तुलना तो देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, मानी a मानी होता क्या है, a होता है x अक्ष का अंतःखंड और b मानी क्या होता है y अक्ष का अंतःखंड। तो देखो x अक्ष, x अंतःखंड लिख दें सीधा, x अंतःखंड बराबर कितना लिखोगे 4, और y अंतःखंड, y अंतःखंड, y अंतःखंड बराबर आपको लिखना है कितना 6। आंसर हो गया। ठीक है, हर प्रश्न में वही बात करनी है। देखो यहां पर समझो क्या करना है, ये आपका प्रश्न है 4x माइनस का 3y बराबर में 6, इसको भी हमें इसी फॉर्म में बदलना है कि यहां पर बराबर 1 आ जाए तो 6 से हम भाग करेंगे। तो आपको यहां लिखना है 4x अपॉन में 6, और ये देखो बीच का निशान आपको याद रखना है, प्लस रखना है, और ये है माइनस, वास्तव में कोई बात नहीं है। देखो 3y और यहां पर लिख दें माइनस का 6 बराबर में 1, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा। अब यहां पर देखो ध्यान दें, ये यहां पर कुछ इस प्रकार लिखना है। हमने आपको बताया कि x का गुणांक तो हमें 1 चाहिए, क्योंकि x अपॉन a, यही तो देखो फॉर्म है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर में 1, तो x का गुणांक 1 और y का गुणांक 1 चाहिए ना हमें। तो यहां पर बिल्कुल उसी प्रकार से हम यहां पर देखो लिख दें कि x अपॉन में 6 बटे में क्या लिखोगे 4, देखो ऊपर से 4 हटाओ नीचे आ जाएगा, और ये प्लस में y अपॉन में माइनस का 6 अपॉन में कितना लिखोगे 3। अब बराबर में इसको 1 लिख दें। इसको यहां से देखो अगर हम काटें 2 के पाड़े से डिवाइड कर दें तो ये 3 बटे 2 हो जाएगा, और प्लस y अपॉन ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर में 1 लिख दें। अब यहां देखो x अपॉन a प्लस में y अपॉन b बराबर 1 से इसकी तुलना कर दें तो a और b के मान हमारे ज्ञात हो जाएंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a मानी होता क्या है x अक्ष अंतःखंड, ठीक है, और b मानी क्या होता है b बराबर -2 हो जाएगा, ये y अंतःखंड है ना। x अंतःखंड बराबर 3/2 और y अंतःखंड बराबर -2। क्लियर, बस इसी प्रकार उसको बदलना है। यहां पर आपको ये लग रहा है कि यहां x नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दें 0x प्लस 3y और प्लस का 2 और बराबर 0। देखो ऐसे बना दो इक्वेशन को। अब आपको क्या करना है, देखो पहले अचर पद दाएं ओर ले जाएं, तो ये 0x प्लस 3y
और बराबर में कितना हो जाएगा -2। अब -2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये तो भाई वही बात है, बिल्कुल क्या 0 ही रहेगा ना, 0x और -2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा सीधा सीधा। और प्लस में यहां पर आपको लिखना है 3/, और बटे में लिखना है -2 और बराबर ये देखो 1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा, देखो कितना, ये तो 0 ही रहेगा सीधा, यहां कुछ ना लिखो कोई समस्या नहीं है, मानी x/0 लिख दें, x/0 और ये आपका है प्लस में, देखो 0 नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, आपको लिखना है -2/0 ऐसे लिखना है, समझो, है ना, ये आपका 0 हो जाएगा। कुल मिला के बात तो सीधी सीधी वही है। और बाई अपॉन लिखना है -2/3 और बराबर में क्या लिखना है 1। अब आपको x/a से तुलना करनी है, x/a प्लस y/b बराबर 1 से अगर हम तुलना कर दें तो तुलना करने पर हमें मिलेगा a का मान 0 और b का मान कितना मिलेगा -2/3। मतलब x अंताखंड आपका 0 है और y अंताखंड है -2/3। क्लियर, एकदम क्लियर। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जो दिए गए इक्वेशन हैं उन समीकरणों को आपको लंब रूप में बदलना है। तो लंब रूप में बदलने के लिए देखो हमने सबसे पहला स्टेप, देखो नंबर ए, पहला सवाल हमको लगाना है। यहां पर हमें दिया गया है x - √3y + 8 बराबर 0। बताओ पहले स्टेप पे हमने क्या बताया था? पहला स्टेप बताया था कि जो अचर पद है उसको आपको दाईं ओर ले जाना है। तो x - √3y बराबर -8 पहुंच गया दाईं ओर। इसके बाद दूसरा स्टेप बताया था कि अगर ये माइनस में आता है तो माइनस का पूरे इक्वेशन में मल्टीपल करना है, अर्थात ये दायां पक्ष हमें प्लस बनाना है। तो माइनस का पूरे इक्वेशन में गुणा करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस में x प्लस में √3y और बराबर में ये 8 आपका प्लस का हो जाएगा। इसके बाद तीसरे स्टेप पे क्या बताया था? तीसरे स्टेप पर हमने बताया था कि आपको करना है √ देखो 1, x का गुणांक कितना है -1, इसका वर्ग करें, प्लस y का गुणांक है √3, इसका भी वर्ग करें और इनको दोनों के वर्ग योग करके वर्गमूल ले लें। तो अब हमारे पास ये मान कितना हो जाएगा? देखिए ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर पूरा 3, 3 और 1 4, इसका वर्गमूल कितना होगा 2। 2 का दोनों पक्षों में क्या करना है? भाग करना है। देखो 2 का अगर हम भाग करेंगे, देखो यहां से समझें, माइनस का 1/2 इंटू x प्लस में √3 बटा में 2 इंटू में y और बराबर में यहां 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये सवाल हमारा, ये इक्वेशन जो है वो आपका लंब रूप में परिवर्तित हो गया, ये मानो। ठीक, और फिर इसके बाद देखो जब लंब रूप में परिवर्तित हो जाता है तो लंब रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। और इससे आपको क्या करना है? तुलना करना है, तुलना करना पर। अगर इससे हम तुलना कर दें तो हमारे पास दो चीजें मिल जाएंगी, लंब की माप और लंब का धन x से झुकाव। ये दोनों हमें पूछे गए। तुलना करेंगे, देखो cos अल्फा की वैल्यू -1/2, जबकि sin अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2 और लंब की माप p बराबर 4 इकाई। ठीक है, इन दोनों की मदद से हम अगर tan अल्फा की वैल्यू ज्ञात कर लें तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। sin अल्फा का मान कितना है? √3/2 और बटे में cos अल्फा का मान है -1/2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हो और यहां हम लिख सकते हैं tan अल्फा का मान कितना? -√3। देखिए थोड़ा ध्यान करें, यहां cos अल्फा की वैल्यू काहे में है? माइनस में है, जबकि sin अल्फा की वैल्यू काहे में? प्लस में है। तो अगर cos का मान माइनस में आता है और sin का मान प्लस में आता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो अल्फा का मान होगा वो 2/3 में होगा, है ना। तो चलिए 2/3 में निकालेंगे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा का मान है वो आपका 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। ठीक है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर समझें, tan अल्फा बराबर माइनस, ये माइनस अपना ज्यों का त्यों, और √3 को हम लिख सकते हैं tan 60। कितना लिखेंगे? tan 60। यहां इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, tan अल्फा बराबर, ये आपको लिखना है tan 180 - 60।
टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। मैंने बताया कि अल्फा ये कहां आएगा, दूसरे चतुर्थांश में आएगा, और दूसरे चतुर्थांश का मतलब है 180 से कम, तो 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होता ही है। तो ये आपको लिख देना है टेन अल्फा बराबर टेन कितना बचेगा 120, तो अल्फा बराबर तो 120 हो जाएगा। अल्फा मानी क्या बताया हमने, लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव। पूछा गया था हमसे कि रेखा का लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव कितना है, आपको लिखना है 120 अंश, और लंब की माप कितनी है, पी की माप कितनी देखो है 4 इकाई। 4 इकाई। बोलो भाई, कोई डाउट, कोई समस्या? इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तीनों क्वेश्चन करने हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन में x का गुणांक नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, 0x लिख लेते हैं। देखो इसको हम रब कर दें और आपका बी पार्ट भी हम सॉल्व कर दें। देखिए बी पार्ट, यहां पर आपके पास बी पार्ट जो है उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, देखो 0x लिख लें और प्लस बाई और माइनस का 2 और बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर बी पार्ट का इक्वेशन है। और इसको हमने आपको बताया कि एक्स बाई हमें इधर रखना है, अचर पद हमें दाईं ओर ले जाना है, तो ये माइनस का 2 है, दाईं ओर ले जाएंगे तो ये 0x प्लस बाई बराबर में कितना हो जाएगा 2। फिर इसके बाद देखो ये तो अचर पद अब धनात्मक हो गया, अगर ऋणात्मक होता तो पूरे इक्वेशन में हम ऋण का गुणा कर देते। यहां आपका धनात्मक है, कुछ नहीं करना है, ठीक, कुछ नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, अगला स्टेप आ जाओ। अगले स्टेप में हम करते थे अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस बाई के गुणांक का वर्ग, तो ये तो आपका एक ही हो गया, ठीक है ना। अब एक का अगर हम भाग करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं, सीधा सीधा काम है, कितना 0x प्लस बाई इक्वल टू 2। दो एक का अगर हम भाग करेंगे तो यही रहेगा। तो ये समझो आपका ये लंब रूप में बदल के तैयार हो गया। अब आपको x कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा बराबर p से तुलना करनी है। और जब तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कॉस अल्फा का मान 0, कॉस अल्फा बराबर 0, और साइन अल्फा बराबर कितना करोगे, देखो 1, क्योंकि बाई का गुणांक भैया एक ही तो है, 1 लिख दें। और लंब की माप p बराबर कितनी लिखनी है 2, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, टेन अल्फा का मान निकालना है। टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, मानी साइन अल्फा का मान 1 है अपॉन में कॉस अल्फा का मान 0 है, तो 1/0 बराबर तो आपको पता है क्या होता है, इनफाइनाइट। टेन अल्फा का मान इनफाइनाइट कहां पर होता है, 90 डिग्री पर। आपको लिखना है अल्फा बराबर 90 डिग्री, और p बराबर तो ये साफ दिख रहा है 2। तो आपके पास दोनों चीजें जो पूछी गई थी निकल आई। कौन कौन सी, आपसे पूछा गया था कि रेखा का मूल बिंदु से रेखा की दूरी मानी लांबिक दूरी कितनी है, कितनी निकली आपकी, देखो 2 इकाई, और लंब का धन एक्स अक्ष झुकाव कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए यहां पर थोड़ा इसमें इंक कम दिख रही है तो इसमें थोड़ा इंक डाल लें। और मेरे ख्याल से अंतिम जो आपका थर्ड है क्वेश्चन वो आपका बिल्कुल आसान लग रहा होगा, आपको बिल्कुल इसी पद्धति पे काम करना है। इसमें भी देखो सी का मान हम निकाल के दिखा दें, आपको सी का मान भी आपको लंब रूप में परिवर्तित करके दिखा दें। देखो जो आपका सी पार्ट है उसको देख लेते हैं। इसको देखो लंब रूप में कैसे बदलोगे, आपका ये है x माइनस बाई बराबर में 4। देखो हमने जो पहला स्टेप बताया, दूसरा स्टेप बताया, इसमें ये दोनों स्टेप नहीं करने। क्यों, क्योंकि देखो अचर पद आपका दाईं ओर है, फिर जो दाईं ओर हम अचर पद लेके गए मतलब है वो भी ऋण में नहीं है, मतलब प्लस में है। तो ना आपको 2 स्टेप नहीं करने, क्या करना है, तीसरा स्टेप पे आना। तीसरा स्टेप क्या है, अंडर रूट एक्स का गुणांक का वर्ग प्लस बाई का गुणांक है -1, तो इसका भी वर्ग कर दें। तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट देखो 2, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो +1 होता है, तो +1 मानी अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब अंडर रूट 2 का दोनों पक्षों में भाग कर दें, तो ये आपका हो जाएगा 1/√2 इंटू एक्स माइनस 1/√2 इंटू बाई बराबर में 4 में आपको लिखना है अंडर रूट 2, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो x 1/√2 इंटू एक्स माइनस 1/√2 इंटू बाई बराबर में यहां से अगर हम भाग करेंगे तो 2√2, ठीक है। ये देखो हमारा जो सवाल कन्वर्ट हो गया, मतलब इक्वेशन आपका कन्वर्ट हो गया, वो काय में हो गया, ये आपका लंब रूप में रेखा का समीकरण बनके तैयार हो गया। इसको हम तुलना कर दें, x cos अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा बराबर p से तुलना करने पर
तो यहां से देखो तुलना जब करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों की मान यहां से हमें मिल जाएंगे। कॉस अल्फा का मान कितना मिलेगा, कॉस अल्फा का मान 1/√2, जबकि साइन अल्फा का मान कितना मिलेगा, माइनस का 1/√2, और लंब की माप p बराबर हमारी 2√2 ज्ञात हो जाएगी। अब देखो लंब की माप पूछी गई थी, निकल आई, यहां से कोई कुछ करना नहीं है, केवल अल्फा का मान और कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या करते थे बताओ, हम करते थे tan अल्फा का मान ज्ञात करते थे, और tan अल्फा बराबर हमें पता है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। साइन अल्फा का मान है माइनस में 1/√2 और भाग करना है 1/√2 से, तो इसको इससे हम कैंसिल करेंगे तो tan अल्फा का मान कितना हो जाएगा, tan अल्फा बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, अब थोड़ा विचार बनाएं। देखो यहां पर जो कॉस अल्फा की वैल्यू हमने निकाली वो तो प्लस की है, और साइन अल्फा की वैल्यू कहां है, माइनस की है। तो आप ये निश्चित रूप से कह सकते हो कि जो अल्फा का मान होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस प्लस का होता है, साइन माइनस का होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम कह सकते हैं कि जो अल्फा का मान निकलेगा वो 270 से अधिक और 360 से कम। ठीक है ना, तो चलिए यहां पर समझें, tan अल्फा बराबर माइनस तो अपना ज्यों का त्यों रहेगा, और 1 की जगह पे अगर हम tan 45 लिख दें तो कोई समस्या नहीं है, tan 45 बराबर 1 होता है। तो यहां पर इसको इस प्रकार लिख दें, tan अल्फा बराबर, यहां इसको ऐसे लिख दें, देखो 360 - 45, tan 360 माइनस थीटा बराबर -tan थीटा। ठीक, हमने ऐसा क्यों लिखा है, हमने आपको बताया कि ये मान जो है अल्फा का वो कहां होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, मतलब 360 से कुछ कम और 270 से अधिक। तो ये 360 माइनस थीटा वाला, इसलिए हमने सूत्र यहां लगाया। तो अब हम कह सकते हैं tan अल्फा बराबर, देखो इसको घटा दें तो tan कितना बचेगा, 315, है ना। तो ये देखो अल्फा का मान 315 है। ठीक, ये अल्फा का मतलब क्या हमने बताया, लंब का धन एक्स एक्सिस से झुकाव 315 डिग्री, और लंब का माप जो है वो निकल के आया कितना, 2√2 इकाई। ठीक है, क्लियर, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि एक रेखा की एक दिए गए बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि दिए गए बिंदु से रेखा को संतुष्ट कराएं बटे √x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। देखिए एक रेखा है, ये रेखा है ax + by + c = 0, और दिया गया बिंदु ये P मान लें x1, y1, और इस बिंदु से इस रेखा पर अगर लंब डाला जाए तो ये लंब की माप हम कैसे ज्ञात करते हैं, इस बिंदु से इसको संतुष्ट कराएं, मानी ax1 + by1 + c अपॉन √x के गुणांक का वर्ग देखो कितना है, a आपको लिखना है a², और y का गुणांक है b तो आपको लिखना है b²। ये हो गई लंब की माप, मतलब d बराबर, चाहे p बराबर जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, तो बस यही बिल्कुल यहां करना है। देखो पहले हमें रेखा को वास्तव में इस रूप में बदल लेना है, थोड़ा उटपटांग सा लिखा है ना, इसको हम पहले इस मानक रूप में बदल लें, जो आपका रेखा का जनरल समीकरण है उसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो ध्यान दें, जो रेखा है वो हमारी लिखी है, देखो कैसे, 12 × x + 6 बराबर में 5 × में y - 2। ठीक है ना, तो 12 का अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 12x + 12 × 72 बराबर में 5 का x में गुणा, 5 का y में गुणा 5y, और माइनस का 5 दूनी 10। ठीक है, इसको हम बिल्कुल इसी प्रकार बना दें, ax + by + c = 0 के फॉर्म में। तो ये 12x तो अपना ज्यों का त्यों ठीक लिखा है, ये आपको इधर ले आना है तो माइनस का कितना 5y हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस का देखो 72 10 82 हो जाएगा बराबर में 0। अब ये रेखा देखो बिल्कुल इसी फॉर्म में बदल गई ना। अब इस रेखा की इस बिंदु से दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो आपको लिखना है, देखो इस रेखा की बिंदु कहां से दूरी ज्ञात करनी है, बिंदु -1, से दूरी। अगर इसकी दूरी को हम p से डिनोट कर दें तो हम कैसे p की माप ज्ञात करेंगे, बस इस रेखा को इस बिंदु से संतुष्ट कराएं, मतलब सीधा सीधा देखो 12, x का मान कितना लिखना है -1, माइनस का 5, और y का मान कितना लिखना है 1, और प्लस का 82, और अपॉन में लिखना है √x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। x का गुणांक कितना है 12,
तो आपको लिखना है 12 का स्क्वायर प्लस y का गुणांक कितना है -5, आपको लिखना है -5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, बस इस बिंदु से इस रेखा की दूरी आपकी ज्ञात हो जाएगी। तो को -12, देखो याद रखना है दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए इसको आप ऐसे मॉड का निशान भी लगा लिया करें। ठीक, अगर माइनस में निकलता है तो अभी आपको प्लस में लिखना है। ये सूत्र आप इसी तरीके से याद करें। ठीक है, तो आपको लिखना है देखो -12 और माइनस का कितना 5 एकम 5 और फिर ये प्लस का 82 अपॉन में √12 का स्क्वायर 144 और प्लस माइनस का 5 माइनस प्लस हो जाएगा 5 पंचे 25। ठीक है, तो ये आपके पास ऊपर देखो कितना बचेगा, ऊपर ये 12 5 17 माइनस का 17 प्लस में 82 और अपॉन में √ दोनों को जोड़ दें 169 हो जाएगा। तो ये ऊपर बचेगा कितना, देखो ऊपर बचेगा आपका 65, जबकि नीचे देखो 169, 13 में 169 होता है ना, तो 13 इसका वर्गमूल आ जाएगा और 13 पंचे 65, 5 बार इसको काट दें और 5 को मॉड में लिखने का कोई मतलब नहीं, आपको सीधा सीधा लिखना है 5 इकाई आगे लिख दें। तो इस तरीके से दिए गए बिंदु से इस दी गई रेखा की दूरी ये आपकी 5 इकाई निकल आई, या ये कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु से दी गई रेखा की लंबिक दूरी कितनी 5 इकाई। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है, एक्स अक्ष पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा x/3 + y/4 बराबर 1 से दूरियां 4 इकाई। समझने वाली बात है, देखो ध्यान से समझो। एक्स अक्ष पर बिंदु हमसे पूछे गए, तो जब भी कभी एक्स अक्ष पर बिंदु लेते हैं तो केवल एक्स निर्देशांक होता है, वाई निर्देशांक शून्य होता है। तो आपको लिखना है माना एक्स अक्ष पर बिंदु h,0 है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु क्या है h,0, जिसकी रेखा x/3 + y/4 बराबर 1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 4x + 3y और आपका ये बराबर में 12 या -12 बराबर में 0 से लंबिक दूरी बराबर हमें दी गई है कितनी 4 इकाई। कितनी दी गई है 4 इकाई। ठीक, ऐसा हमें सवाल में दिया गया है कि इस रेखा की एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उस बिंदु से इस रेखा की लंबिक दूरी 4 इकाई है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। ठीक है ना, तो कैसे हम देखो किसी भी बिंदु से किसी रेखा पर कैसे लंब डालते हैं, आपको पता है कि इस बिंदु से इस रेखा को संतुष्ट कराएं बटे √x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। सूत्र सीधा सीधा है, अगर हम सूत्र के माध्यम से समझें तो हमने बताया है कि लंब की माप d बराबर सूत्र होता है ax1 + by1 + c/√a² + b² और इस पर मॉड, इसी प्रकार तो बताया। तो अब हम इस रेखा को इस बिंदु से संतुष्ट करा देते हैं। देखो ध्यान दें, लंब की माप d बराबर 4 इकाई दी गई है, तो आपको लिखना है 4 बराबर, यहां d का मान कितना लिख दिया 4। ठीक, और बराबर का चिन्ह लगाएं और मॉड लगाएं, बिल्कुल ठीक उसी सूत्र में मान लिखना है। देखो ध्यान दें, 4x, x का मान कितना लिख दें h, और फिर प्लस 3y का मान कितना लिख दें 0, माइनस का 12 लिखेंगे और अपॉन में √ x का गुणांक है 4, आपको लिखना है 4 का स्क्वायर प्लस y का गुणांक है 3, 3 का स्क्वायर। ठीक, बस इसको हल करेंगे तो 4 बराबर ये आपके पास हो जाएगा कितना 4h और ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 12 लिखना है अपॉन में ये देखो कितना 4 चौको 16 प्लस 3 त्रिका 9, 16 9 25, इसका वर्गमूल 5 लिख दें सीधा सीधा। ठीक है ना, देखो 5 यहां से हटाएं इधर पहुंचाएं तो क्या हो जाएगा गुणा इसमें हो जाएगा। मानिए इसको हम ऐसे लिख दें मॉड ऑफ 4h माइनस का 12 इक्वल टू में लिख दें कितना 20। ठीक है, यहां अगर मॉड हटाएंगे तो इस प्रकार इसको लिख दें 4h माइनस का 12 बराबर ±20। अगर हम प्लस का निशान पहले लें, प्लस चिन्ह लेने पर देखो अगर हम प्लस का चिन्ह लें तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 4h माइनस 12 बराबर में 20, या h की वैल्यू निकालें, देखो यहां लिख दें 4h बराबर में आपको लिखना है कितना, ये 20 और 12 32 हो जाएगा,
और h का मान आपको 4 का भाग दें तो कितना होगा 8, ठीक, h बराबर 8 हो जाएगा। और यदि हम माइनस चिन्ह लें तो कितना हो जाएगा, देखो यहां लिखते हैं माइनस चिन्ह लेने पर यहां हम लिख सकते हैं 4h माइनस का 12 बराबर माइनस का 20, माइनस का निशान लें अगर तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा 4h बराबर, यहां से इधर ले जाएंगे प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 8 बचेगा, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 2। अब बोलो भाई h का मान हमने निकाल लिया, इसका मतलब हम x अक्ष पर जो बिंदु हमने माना है वो निकल आया। समझो x अक्ष पर बिंदु कौन कौन से बिंदु हैं, देखो h, 0, h का मान कितना है 8, 8,0 तथा h का मान हमारा निकला है माइनस का 2, तो माइनस 2,0 भी हो जाएगा। तो x अक्ष पर ये बिंदु हैं, इन बिंदुओं की इस रेखा से दूरी कितनी है 4 इकाई। क्लियर, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।